हेलो दैन वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ बुक समरी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी युवल नोह हरारी की किताब का। युवल नोह हरारी एक मेरे बहुत ही फेवरेट ऑथर हैं और उन्हीं की लिखी हुई किताब सेपियंस एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग किताब है, जिसकी बुक समरी मैंने पहले भी इस चैनल पे पोस्ट की है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये 21 लेसन्स के बारे में बहुत ही ब्रीफ में और मेरे क्या थॉट्स है इस बुक के बारे में। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ऑथर ने बुक 5 पार्ट्स में डिवाइड की है। ये 5 सेक्शंस है जिसमें हर एक में 5 या 6 लेसन्स दिए गए हैं और ऐसे करके टोटल 21 लेसन्स बनते हैं। तो जो 5 सेक्शंस है ये कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, द सेकंड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल चैलेंज, द थर्ड इज कॉल्ड डिस्पेयर एंड होप, द फोर्थ इज कॉल्ड ट्रूथ एंड द फिफ्थ इज कॉल्ड रिजिलियंस। तो दोस्तों ये 5 सेक्शंस है जिसमें ऑथर ने ये जो 21 लेसन्स है उनको डिवाइड किया है। तो हम जल्दी से उन 21 लेसन्स का ब्रीफ में समरी देख लेते हैं। पहला लेसन है डिसइल्यूजनमेंट, द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज बीन पोस्टपोन्ड। दोस्तों ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए सिर्फ 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पहले थी, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने लिबरलिज्म की तरफ झुकाव किया और कम्युनिस्ट देश जो भी थे वो टूटते गए और मोस्ट ऑफ दुनिया अब लिबरलिज्म के आइडियल्स को फॉलो करती थी। लेकिन ऑथर बताता है कि विद द टर्न ऑफ दिस डेकेड, ये डेकेड में हम लोगों ने देखा कि जो लिबरलिज्म की जो स्टोरी है, लिबरलिज्म की जो आइडियाज़ है, उनको भी चैलेंज करते हुए फोर्सेस उभर कर आ रही है। यानी कि ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन साइकी डिसइल्यूजन हो रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि उसको कैसे इतने सालों तक सस्टेन किया गया है लिबरलिज्म के आइडिया ने। और उसी ह्यूमन साइकी के डिसइल्यूजनमेंट को ऑथर इसमें डिस्क्राइब करते हैं और एंड में ये भी कहते हैं कि जो लिबरलिज्म के आइडियल्स थे वो अभी वो फाउंडेशनल नहीं रहे हैं और उनको इवॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा है दोस्तों वर्क। ये दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इसलिए खतरनाक है क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, जैसे ही ये हमारा जो टेक्नोलॉजिकल बूम है वो बढ़ता जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए जॉब्स की नीड कम होती जाती है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि टेक्नोलॉजी के कारण, ऑटोमेशन के कारण इतने लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा ली। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये 21st सेंचुरी में ह्यूमन बींग्स जॉब्स लूज़ कर देंगे। यानी कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो जब तक बड़े होंगे, जब तक जॉब लायक कंडीशंस में आएंगे, तब तक शायद हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जॉब बचे ही नहीं। सारी चीज़ ऑटोमेटेड हो जाए, सारी चीज़ रोबोट्स करे, सारी चीज़ AI करे। तो ये एक बोल्ड पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऑथर इस चैप्टर में डिस्क्राइब करते हैं कि वर्क के डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं और कैसे हम अपने आप को इस प्रॉब्लम से स्टीयर आउट कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों लिबर्टी। आपने सुना होगा कि आज अभी ही ताज़ातर में हमारे गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दी थी और उनका जो रैशनल था, उनका जो कहना था उसके पीछे वो ये था कि वो लोग आपके प्राइवेट डेटा को उनके चाइनीज़ सर्वर पे अपलोड करते थे और वो अपनी प्राइवेसी को स्टील करते थे। यानी कि जो आपका प्राइवेट डेटा है, आपकी जो डिटेल्स है, वो सारी वो लोग स्टील करके चाइनीज़ कंपनीज को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को सेल आउट करते थे। ऐसा ही संगीन आरोप एक बार फेसबुक पे भी लगा था। फेसबुक के डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने स्टील करके, फेसबुक के यूज़र्स के डेटा को स्टील करके किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेच दिया था। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आजकल का जो ज़माना है उसमें पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपका डेटा प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा इशू है। और इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि जो हमारी लिबर्टी है उसके सामने एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क ये है कि जो बिग डेटा है, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं आजकल की, वो सारी पर्सनल डेटा पे बहुत स्ट्राइव करती है। आप कोई भी सोशल मीडिया ले लो, कोई भी सर्च इंजन ले लो या कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ले लो, सब के सब आपके डेटा को यूज़ करते हैं अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, अपने कंपनी के एडवांसमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए।
और इसलिए ये जो पर्सनल डेटा का जो थेफ्ट है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है आजकल के ज़माने में। फोर्थ है दोस्तों इक्वालिटी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारा वर्ल्ड आजकल बहुत ही अनइक्वल है। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो 96% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ इज अर्न्ड बाय ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। सोच के देखो दोस्तों, दुनिया की 96% वेल्थ, 96% इनकम सिर्फ 1% लोग कमा रहे हैं। ये कितना ही खतरनाक चीज़ है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी के जो 99% लोग हैं वो सिर्फ वर्ल्ड के 4% वेल्थ पे जी रहे हैं। यानी कि एक बहुत ही बड़ा इनकम डिवाइड है, पुअर और रिच के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिवाइड है, और ये डिवाइड इनइक्वालिटी में रिजल्ट करता है। और इसी वजह से ऑथर समझाते हैं इस चैप्टर में कि कैसे ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है उससे ये इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। कुछ कंपनीज है जिनका रेवेन्यू कई कंट्रीज से बड़ा हो गया है। एप्पल, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये सारी वो कंपनियां हैं जो कई देशों के जीडीपी से भी बड़ी रेवेन्यू कमाती है हर साल। यानी कि जो इनइक्वालिटी का प्रोपोर्शन है वो बहुत बढ़ गया है। तो इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वो इक्वालिटी के इशू को हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चार थे पहले द टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के पार्ट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से हमको ये चैलेंजेस है वो ये चार चैलेंजेस थी। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिटिकल चैलेंज। पॉलिटिकल चैलेंज यानी कि वो चैलेंजेस जो कि हमको पॉलिटिक्स से मिलती है, जो जियो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल सिस्टम्स है, उससे जो चैलेंजेस पैदा होती है वो ऑथर ने ये सेक्शन में डिस्क्राइब की है। लेट्स गो क्विकली ओवर इट। फिफ्थ इज कॉल्ड द कम्युनिटी। यानी कि दोस्तों आजकल हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग कम्युनिटीज़ ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, हमारे पॉलिटिकल एंडेवर्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी थी जिसने फेसबुक के साथ टाइप किया था, और जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करके जिन्होंने जो 2016 का यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसको इन्फ्लुएंस करने की ट्राई की थी। तो दोस्तों ऐसे चैलेंजेस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारे फ्री वर्ल्ड है, उसको ये कम्युनिटी के थ्रू एक बहुत ही बड़ा चैलेंज पोज होता है कि जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, वो ऑफलाइन कम्युनिटीज़ जो कि लोग आमने सामने मिलकर बातें करते हैं, आमने सामने की जो फ्रेंडशिप होती है उसको रिप्लेस कर रही है, और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों सिविलाइजेशन। ये दोस्तों बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि सिविलाइजेशन एक बहुत ही नाजुक कंसेप्ट है। अगर हम देखने जाए तो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है, एक इंडियन सिविलाइजेशन होता है, एक मिडल ईस्ट सिविलाइजेशन होता है, और अगर हम आज अभी के हालात देखें तो देयर इज गोइंग ऑन अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। जो चाइना का सिविलाइजेशन है, जो चाइना की सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है, वो टकराव करती है अमेरिका की सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के साथ। तो दोस्तों ऐसा टकराव हम वर्ल्ड में देखते हैं। तो ऑथर ये चैप्टर में समझाते हैं कि कैसे जो आजकल के प्रॉब्लम्स ये इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम सिविलाइजेशंस को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम उन सारे चीज़ को, हम सारे लोकल सिविलाइजेशन से ऊपर उठकर एक सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरह काम करें, सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की तरह काम करें, तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हम एक साथ मिलकर फेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेशनलिज्म। ऑथर आर्ग्यू करते हैं इस चैप्टर में कि नेशनलिज्म का आइडिया डेड हो चुका है। ये डेड इसलिए हो चुका है क्योंकि अभी जियो पॉलिटिक्स में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जो नेशनलिज्म से सॉल्व नहीं हो सकते, वो सिर्फ ग्लोबलिज्म से सॉल्व हो सकते हैं। यानी कि अगर पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करे तो वो सॉल्व हो सकता है। अगर हर एक देश अपनी तरह से लड़ने का ट्राई करेगा तो वो कभी भी वो प्रॉब्लम्स को, वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद है दोस्तों रिलीजन। क्योंकि ऑथर ये बुक में समझाते हैं कि कैसे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है आजकल के प्रॉब्लम्स को, आजकल की समस्याओं का समाधान वो रिलीजियस टेक्स्ट में, रिलीजियस बुक्स में ढूंढना चाहती है, जो एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। क्योंकि रिलीजियस बुक्स जो सेंचुरी में लिखी गई थी, जिस टाइम फ्रेम में लिखी गई थी, उनका रेलेवेंस उस टाइम फ्रेम में था। आजकल के प्रॉब्लम्स, आजकल की समस्याएं हम उन बुक्स का रेफरेंस लेके नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमको रिलीजन से थोड़ा ऊपर उठ करके एक ग्लोबल कम्युनिटी बनानी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों इमिग्रेशन। इमिग्रेशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में भी एक इमिग्रेशन को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल मचा था लास्ट ईयर, और वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह इमिग्रेशन क्राइसिस हो रहे हैं। इमिग्रेशन यानी कि अगर कोई एक कम्युनिटी किसी और कंट्री में रहना चाहती है, किसी और कंट्री में जाना चाहती है,
तो क्या उसे अलाउ किया जाना चाहिए? क्या अगर उस कम्युनिटी का उस देश में आने से उस देश का डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा? क्या उसका सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये सारी डिबेट्स को ऑथर इस चैप्टर में एड्रेस करते हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशंस भी देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों पार्ट 2, द पॉलिटिकल चैलेंज। पार्ट 3 है दोस्तों डिस्पेयर एंड होप। इसमें जो लेसन्स है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। पहला है और टोटल 10th वाला है, वो है टेररिज्म। ऑथर कहते हैं कि जो टेररिज्म का कंसेप्ट है, टेररिज्म किस कंसेप्ट पे चलता है? टेररिज्म चलता है फियर की बेसिस पे। लेकिन ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप ध्यान से सोचें तो जितने लोग टेररिज्म की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, उससे कई ज़्यादा परसेंटेज लोग किसी और कारण से जान गंवाते हैं। लेकिन हमारे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है उनका ज़्यादातर फोकस टेररिज्म पे आ जाता है। और टेररिज्म का जो बिजनेस है, टेररिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है, वो सिर्फ फियर पे चलता है। और हमारा मीडिया और पॉलिटिक्स ये फियर को फ्यूल करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है वो भी हम एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाकर सब लोग साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वॉर। वॉर भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि ये दो देशों के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया है और शायद वो लोग वॉर की सिचुएशन में जा सकते हैं। हालांकि हमारे रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऑथर का कहना है कि हमारे वॉर के मापदंड बदल गए हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि लोग जनरल फिजिकल वॉर के बदले इकोनॉमिक वॉर पे फोकस करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि ये वॉर भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे इस सेंचुरी के लिए। उसके बाद है दोस्तों ह्यूमिलिटी। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑथर समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स को समझना चाहिए कि दे आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन बींग सोचते हैं कि पूरी पृथ्वी उनके कारण चल रही है, जो सही बात नहीं है। इसलिए ऑथर इसमें समझाते हैं कि ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ह्यूमिलिटी से समझना चाहिए कि हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हम ये अर्थ के अकेले स्पीसीज नहीं है, हमारे साथ कई और स्पीसीज है और उनको भी इस अर्थ पे उतने ही जीने का अधिकार है जितना हमें है। उसके बाद है दोस्तों गॉड। ये दोस्तों बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि जो ऑथर के व्यूज़ है वो बिल्कुल एक एथिस्ट के व्यूज़ है, यानी कि उस इंसान के व्यूज़ है जो गॉड में नहीं बिलीव करता। गॉड और रिलीजन की ज़रूरत हमको पड़ती है एथिक्स एनफोर्स करने के लिए। एथिक्स एनफोर्स करना ये बात है कि अगर किसी सोसाइटी को आपको मॉरली सही डायरेक्शन में रखना हो तो आपको एक ऐसी अथॉरिटी का डर उनको दिखाना पड़ेगा जो उनसे कई लेवल्स ऊपर है। इसीलिए हम गॉड का कंसेप्ट जो हमारी सोसाइटीज़ में प्रेवलेंट है वो इसीलिए है कि देयर इज समथिंग हायर देन द ह्यूमन बीइंग्स विच इज़ गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, जिससे सोसाइटी जो है वो एक मॉरल डायरेक्शन में रहती है और एस्ट्रे नहीं हो जाती। मूविंग ऑन दोस्तों, अगला है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म दोस्तों एक और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। सेक्युलरिज्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है टोटल सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि जो स्टेट रूलिंग डिस्पेंसेशन जो होता है वो रिलीजन से अलग होना चाहिए। और इसमें दोस्तों ऑथर एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि कैसे लोगों ने सेक्युलरिज्म के आड़ में रहकर कई ऐसी चीज़ें की जो सही नहीं थी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं स्टालिन का। जोसेफ स्टालिन ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कई लोगों को जिंदा मार दिया। तो दोस्तों इस लेसन में ऑथर समझाते हैं कि कैसा एक आइडियल सेक्युलर कंसेप्ट, एक आइडियल सेक्युलर वर्ल्ड होना चाहिए। मूविंग ऑन दोस्तों, द नेक्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड ट्रूथ। उसमें पहला लेसन है और टोटल 15th लेसन है इग्नोरेंस। ऑथर समझाते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स को लगता है कि हम लोग बहुत नॉलेजेबल है, वी आर डोमिनियन ओवर द वर्ल्ड, बट द ट्रूथ इज वी आर इग्नोरेंट अबाउट मैनी थिंग्स इन द लाइफ। तो यही लेसन बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ ऑथर इस चैप्टर में समझाते हैं। उसके बाद है दोस्तों जस्टिस। जस्टिस में ऑथर समझाते हैं कि जो हमारा सेंस ऑफ जस्टिस है, हमारे जो इंसाफ की जो हमारी भावना है वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। हमें जो लगता है कि इसे इंसाफ कहते हैं, ये जो सेंस है इंसाफ की वो बहुत स्क्यूड है और बहुत पुरानी है। हमें एक नया सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए, एक नया सेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम चाहिए जो सही मायनों में जस्टिस डिलीवर करे। उसके बाद है दोस्तों 17th लेसन पोस्ट ट्रूथ। दोस्तों आजकल का ज़माना फेक न्यूज़ का ज़माना है। यहाँ पे न्यूज़ फेक है, यहाँ पे इमोशंस फेक है, यहाँ तक कि लोग भी फेक है। तो ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि हम लोग आजकल एक पोस्ट ट्रूथ वाले ज़माने में रहते हैं जहाँ पे झूठ और सच की जो भेदरेखा है वो बहुत ही क्षीण हो गई है। उसके बाद है दोस्तों साइंस फिक्शन। इस लेसन में
ऑथर समझाते हैं कि जो साईफाई जो हमें फ्यूचर बताता है वो हमारा एक्चुअल फ्यूचर नहीं है, और साइंस फिक्शन में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी कहानियां बताई गई हो, आपको ऐसे कंसेप्ट समझाए गए हो जो रियलिटी से बहुत दूर हो। ये तो था सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 5 जो है वो है रिजिलियंस, और इसमें 3 लेसन है जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। 19th लेसन जो कि इस सेक्शन का पहला लेसन है वो है एजुकेशन। ऑथर समझाते हैं कि आजकल का हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे आइडियाज़ इतने फास्ट मूविंग है कि किसी एक एजुकेशन सिस्टम का उस चेंज को सह पाना मुश्किल है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत सालों पुरानी है, और अभी जो हमारी जनरेशन, नई जनरेशन आएगी, उनको क्या एजुकेट करना है वो हमको अभी से तय करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हम उनको जिस चीज़ का एजुकेशन दें, जब तक वो बड़े हो तब तक वो चीज़ ही समाप्त हो गई। जिस पेस से हम लोग इनोवेट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोप अप करना बहुत ही टफ टास्क है। 20th लेसन है मीनिंग। आप में से कई लोगों ने मेरा वीडियो मेंस सर्च फॉर मीनिंग का जो बुक समरी है वो देखा होगा। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स को एक मीनिंग का सेंस चाहिए। मीनिंग यानी पर्पस। उनको पता होना चाहिए कि मैं दुनिया में अपना ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ। और ऑथर कहते हैं कि हमारे आजकल के ज़माने में वो जो मीनिंग है वो बहुत ही छोटा होता जाता है। लोगों के पास एक वेल इनफ मीनिंग नहीं है लाइफ जीने का। और दोस्तों लास्ट लेसन है मेडिटेशन। दोस्तों युवल नोह हरारी मेरे फेवरेट ऑथर इसीलिए भी है क्योंकि वो भी मेरी तरह एक विपश्यना मेडिटेटर है। वो हर साल 60 डेज़ के लिए यहाँ पे विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में आते हैं और 60 डेज़ का जो मेडिटेशन रिट्रीट होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। उन्होंने इस चैप्टर में उनके विपश्यना के एक्सपीरियंस को आउटलाइन किया है और उसके साथ साथ बताया है कि वाई मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू स्टीयर थ्रू दिस वर्ल्ड ऑफ केओस। हमारा जो केओस का जो दुनिया है आजकल का, उसमें सिर्फ मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमको हमारे माइंड को क्लियर करके हमें सही डायरेक्शन दे सकती है। इसीलिए इस चैप्टर में वो समझाते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन से उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनको क्या फ़ायदा हुआ, और वो रिकमेंड करते हैं कि हम लोग भी मेडिटेशन को फॉलो करें। तो दोस्तों ये थे ऑथर की 21 लेसन्स। अगर आप मेरी माने तो मुझे तो ये बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने आजकल के ज़माने के जो एग्जाम्पल्स हैं वो लेकर ये लेसन्स हमको समझाए हैं, और ये जो चैलेंजेस उन्होंने पोज किए हैं उनके साथ साथ उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया है कि अगर आपको इन चैलेंजेस को फेस करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको भी अगर ये वर्ल्ड फिलोसॉफी में इंटरेस्ट हो, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, या फिर आपको ये ऑथर की राइटिंग्स पसंद हो, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। इसी बात के साथ मैं वीडियो को देता हूँ विराम। अगर आपके पास मेरे लिए कोई आइडियाज़ है, सजेशंस हैं, कोई बुक समरी का आपको सजेशन देना हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट होके मेरे साथ बातें आपकी शेयर कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं। और आप में से जो पहली बार ये चैनल पे आए हैं वो नीचे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते मिलते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले वीक, तब तक के लिए